अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बुक है अजीम एकेडमी वालों की, अजीम एकेडमी वालों की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। इसके राइटर हैं वो कौन से राइटर्स हैं? इसके राइटर्स हैं सुहेल अफजल और मोहम्मद आरफ चौधरी। ये बुक है, ज़्यादातर कॉलेजेस में यही बुक पढ़ाई जाती है। इस बुक से आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर इसी में से आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसके MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो बुक है इसका पेज नंबर है 19। तो बुक अपने पास रखा करें, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक अपने पास रखा करें। तो पेज नंबर 19 है, 19 नंबर पेज है। पेज नंबर 90 के ऊपर फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेंटर में है ये वाला, एनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्राम द फॉलोइंग 4 आंसर। MCQs हैं, MCQs करते हैं। जब MCQ करेंगे तो साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसके टाइम की बचत होगी, तैयारी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। MCQ नंबर 1 है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़। जो अकाउंटिंग है उसका जो प्राइम फंक्शन है, प्राइम फंक्शन क्या बना था? उसका जो इब्तदाई, प्राइम इब्तदाई फंक्शन काम अकाउंटिंग का जो इब्तदाई काम है, जो सबसे पहला काम है, वो क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दी हुई हैं। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C क्या लिखा हुआ है? क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? जैसे कि कोई सेल करते हैं, कोई चीज़ आप सेल करते हैं, वो एक ट्रांजैक्शन है, उसका आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वो ट्रांजैक्शन है। आप कैश किसी को देते हैं, वो ट्रांजैक्शन है। आप किसी से कैश रिसीव करते हैं, वो ट्रांजैक्शन। तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, सेल परचेज या कुछ भी हो, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अकाउंटिंग है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन वो क्या होता है? क्लासीफाई करना है, और समराइज़, फिर इसकी समराइज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑप्शन C के ऊपर आपने टिक करना है। ये सेकंड MCQ है, MCQ नंबर 2, एनी लीगल एक्टिविटी। तो लीगल कानूनी एक्टिविटी, सरगर्मी या काम। एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी कानूनी काम विच इज़ डन, जो किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए आप कोई भी कानूनी काम करते हैं, यानी कोई कारोबार करते हैं या सर्विसेज देते हैं, इस कार्ड एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को हासिल करने के लिए आप कोई भी लीगल काम करते हैं, इस कार्ड, तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस। तो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी आप लीगल काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस। ये बिजनेस की डेफिनेशन भी है। थर्ड है ऑप्शन D है, चौथी ऑप्शन है। थर्ड है ऑल दोज थिंग्स, ऐसी तमाम चीज़ें विच आर परचेज, जो ख़रीदी जाती हैं, फॉर रीसेल, उसको बेचने के लिए। दुकानदार कोई चीज़ें बेचने के लिए जो चीज़ें ख़रीदता है, दुकानदार होते हैं वो चीज़ें ख़रीदते हैं, किससे ख़रीदते हैं? उनको रीसेल के लिए, बेचने के लिए पर्पज़। ऑल दोज थिंग्स, वो तमाम चीज़ें विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़, तो जिन्हें रीसेल करने के लिए ख़रीदा जाता है, आर कार्ड, उन्हें क्या कहते हैं? गुड्स, GOODS, गुड्स। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, उसको रीसेल करने के लिए उसे कहते हैं गुड्स। ऑप्शन A का ऊपर टिक करेंगे, गुड्स। ये गुड्स की डेफिनेशन है। ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड गुड्स। 4 नंबर है, चौथा MCQ नंबर 4, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स। तो जो अकाउंटिंग है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग यानी कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो आप क्या करते हैं? हर चीज़ को लिख लेते हैं। किसी को आपने सैलरी दी है, उसको लिख लिया, कोई भी खर्चा है लिख लिया, ख़रीदारी की है उसको लिख लिया, कैश लिया है, कैश दिया, उसको आप लिख लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसे कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग प्रोवाइड्स है। तो जो बुक कीपिंग है वो क्या आपको प्रोवाइड करती है? प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द प्राइमरी फंक्शन। जो इब्तदाई काम होता है, सबसे पहले अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो प्राइमरी फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग।
MCQ नंबर 5, तो बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद, जो बुक कीपिंग है उसका ख़ास तौर पर किस चीज़ के साथ तल्लक होता है, कंसर्न विद तल्लक किसी का तल्लक होता है। इसके ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, को जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका बुक में, किसी किताब में, किसी कॉपी में, रजिस्टर में लिख लेते हैं। किसी ट्रांजैक्शन को आप रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसे कहते हैं बुक कीपिंग, ये उसका मेन फंक्शन है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई चीज़ आप सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, कैश लेते हैं, देते हैं, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जिस चीज़ को आप रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, छठा नंबर MCQ है MCQ नंबर 6, उसको देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। MCQ नंबर 6 है ये वाला, पेज नंबर 20 के ऊपर। हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर, जो अकाउंटिंग है उसकी कितनी ब्रांचेज हैं। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं, अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो अभी आप जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो अभी इस बुक में जो आप पढ़ेंगे वो कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग की 3 मेन ब्रांचेज हैं, 3, ऑप्शन बी है, इसको आपने टिक करना है। फिर 7 नंबर है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, जो अकाउंटिंग वो किसकी लैंग्वेज है, ऑप्शन ए बिजनेस, जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो किसी बिजनेस को जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंटिंग है। 8 नंबर है द रेट ऑफ अलाउंस, द रेट ऑफ अलाउंस गिवन बाई ए क्रेडिटर टू ए डेटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जो किसी को उधार देता है, जो उधार देने वाला है उसे कहते हैं क्रेडिटर। और डेटर किसे कहते हैं, इसमें जो बी है वो साइलेंट है, डेटर, इसको क्या बनना है, डेटर। डेटर कौन सा, जो उधार लेने वाला, क्रेडिटर उधार देने वाला और डेटर उधार लेने वाला। ठीक है, जो कारोबार होता है तो जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ उधार लेती भी हैं, उधार देती भी हैं। द रेट ऑफ अलाउंस गिवन बाई ए क्रेडिटर टू ए डेटर इफ़ ही पेज हिज डेट्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इफ़ ही पेज हिज डेट्स, डेट किसे कहते हैं, कर्जे को, यानी जो उधार देना है, अगर वो अपना उधार वापस कर देता है बिफोर द ड्यू डेट, जैसे किसी ने 25 तारीख को अपने जो पेमेंट है वो देनी थी, तो 25 तारीख से पहले 20 तारीख को पे कर दिया है या 15 तारीख को पे कर दिया है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉर्मली 2%। तो बिजनेस जो होता है उसमें क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं और फिर वादा करते हैं कि मैं इस चीज़ की जो पेमेंट है सपोज मैं 25 जुलाई को कर दूंगा, तो 25 जुलाई के बजाय वो उससे कुछ दिन पहले कर देता है, 20 जुलाई को कर देता है या 15 जुलाई को कर देता है। तो फिर वो जो क्रेडिटर होता है जिसका उधार है उसको डिस्काउंट देता है, अलाउंस मीन डिस्काउंट। तो कितने डिस्काउंट होती है, 2%, यानी उसमें 2% से छूट मिल जाती है ड्यू डेट से पहले अदा करने पर। फिर 9 है ऑल दोज गुड्स, वो तमाम अशिया, गुड्स किसे कहते हैं, अशिया, वो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स जो बेचने के लिए होती हैं उसे कहते हैं गुड्स। ख़रीदने और बेचने के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की शॉप है तो वहाँ पर जितनी चीज़ें पड़ी हैं, फ़ैन पड़ा हुआ है, फ्रिज पड़ी हुई है, वो गुड्स होंगी। ऑल दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, तो जो अनसोल्ड पड़ी हैं या जिन्हें अभी बिकी नहीं है, किसी दुकान के, जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर सूट पड़े होते हैं, मर्दाना जनाना सूट पड़े होते हैं, वो अनसोल्ड होती हैं ना। ऑल दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड इन ए बिजनेस आर टर्म्ड एज, तो ऐसी चीज़ें जो अभी बिकी नहीं है दुकान में या फैक्ट्री में या गोदाम में पड़ी हुई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक क्या चीज़ होती है, वो तमाम चीज़ें बेचने में जो अभी तक बिकी नहीं है, आपके गोदाम में पड़ी हुई हैं या फैक्ट्री में पड़ी हुई है या दुकान में पड़ी हुई हैं, उन्हें कहते हैं स्टॉक। जो गुड्स हैं उन्हें कहते हैं स्टॉक, जो अभी बिकी नहीं है, सेल नहीं हुई। 10 नंबर है द टर्म एक्सपेंसिस एंड एक्सपेंडिचर। तो एक टर्म होती है एक्सपेंस, दूसरी टर्म होती है एक्सपेंडिचर। आर ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, इसके ऑप्शन बी है डिफरेंट। ये क्या है, डिफरेंट है। जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है
तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक दुकान चाहिए या बिल्डिंग चाहिए। तो जब बिज़नेस के लिए बिल्डिंग परचेज़ करते हैं या कोई शॉप परचेज़ करते हैं वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। या आप मशीनरी परचेज़ करते हैं, जो मशीनरी क्या होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद कारोबार को चलाने के लिए जो आप खर्चे करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सपेंसेस। और जो बड़े खर्चे होते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर, और जो छोटे खर्चे होते हैं कहते हैं एक्सपेंसेस। यानी बिल्डिंग परचेज़ करनी है, मशीनरी परचेज़ करनी है, वो एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद कारोबार को चलाने के लिए जो खर्चे हैं, जैसे आपने लेबर है उसको आपने सैलरी देनी है, वो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। या कमीशन देनी है किसी को, वो एक्सपेंसेस होंगे। या कोई कारोबार के लिए सेल करने की चीज़ें खरीदनी वो एक्सपेंसेस होंगे। तो डिफरेंट है। तो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। 11 नंबर है अ पर्सन, एक ऐसा शख्स हु ओस मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड। तो ऐसा शख्स जिसने बिजनेस को कारोबार को मनी देनी है, वो कहना देना है। तो ऐसा शख्स जिसने कारोबार को पैसे देने हैं, ऐसा शख्स जिसने कारोबार को पैसे देने हैं। तो पैसे देने वाला कौन सा होता है? जिससे किसी की चीज़ को उधार देना वापस करना है, उसे क्या कहते हैं? डेटर। तो डेटर होता है जिससे किसी का उधार देना होता है, ठीक है। तो कारोबार को किसने पैसे देने हैं, इससे मतलब कि वो क्या होगा? कारोबार का डेटर होगा, पैसे देने वाला होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट आपको टिक करेंगे। 12 है स्टेजेस फॉर प्रोसीडिंग ए ट्रांजैक्शन आर। कोई ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? कारोबार से मतलब कोई भी लीगल एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। कोई सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कोई और खर्चा करते हैं, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करने की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई भी करते हैं कि इसको कहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये क्लासिफिकेशन होती है। ये समराइजिंग, फिर उसको आप समराइज़ करते हैं, उसका यानी कंक्लूजन निकालते हैं। ऑल ऑफ दिस। तो आप चौथी ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे। जो ट्रांजैक्शन की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, जिसको समराइज़ करते हैं। ऑल ऑफ दी, जो चौथी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। 13 इफ़ डैमेज्ड और डैमेज, जो चीज़ ख़राब हो गई है, इफ़ डैमेज और बिलो स्टैंडर्ड या गैर मियारी है। गुड्स, अशिया, गुड्स कैसे कहते हैं? वो अशिया जिससे आपने सेल करना है। इफ़ डैमेज और बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर। तो कोई सेलर है, उसने चीज़ें बेची हैं लेकिन वो चीज़ें डैमेज हैं या बिलो स्टैंडर्ड है, गैर मियारी हैं, उसको फिर वो जो ख़रीदने वाला उसको सेलर को वापस कर दें। जैसे बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, घर आकर देखते हैं वो तो चीज़ तो डैमेज है या गैर मियारी है, फिर आप दुकानदार के पास वापस जाते हैं कि हमें ये चीज़ें इसमें ये फॉल्ट है, ये गैर मियारी है, ये इसकी डैमेज है, टूटी फूटी हुई है, ठीक, उसे वापस करते हैं, ठीक है। इफ़ डैमेज आर बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर आर कार्ड। इफ़ नहीं यहाँ पर आएगा, इफ़ गलत लिखा हुआ है, डैमेज से शुरू करें। डैमेज आर बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर आर कार्ड। तो जो डैमेज गुड्स होती है उसको आप सेलर को रिटर्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। एक नाम क्या होता है ये आपने याद रखने हैं। रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी उन्हें कहते हैं, जो चीज़ें आप वापस कर देते हैं खरीदने के बाद, उसे क्या कहते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न्स या परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न्स टू सप्लायर। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस को आपने टिक करना है। इसका ये भी नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न्स टू सप्लायर। ऑल ऑफ दिस को आपने टिक करना है। 14 है द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन। क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई बिजनेस है, अकाउंटिंग ही है, आपने उसको क्या करते हैं? आप क्वांटिफाई करते हैं, यानी उसको एक फिगर बना देते हैं कि इसमें आपने इस महीने में आपने इतना पैसा कमाया है या इतना लॉस हुआ है, उसे कहते हैं क्वांटिफाइड इनकम। आप सारी ट्रांजैक्शन नहीं देखते ना, जो बिजनेस होते हैं वो कहते हैं हम इस महीने में आपने इतना प्रॉफिट कमाया है या हमें इतना
लॉस हुआ, उसे कहते हैं क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई कारोबार है, बड़ा कारोबार है, टू पीपल हु नीड सच इंफॉर्मेशन। तो लोग होते हैं, उन्हें कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो लोग उसके मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमने इस साल में या इस महीने में या 3 माह में या 6 साल में इतना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो कोई फर्म जो होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, और आपको 3 माह का, 6 माह का या 1 साल का अपनी जो कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करती है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। उसके बुनियाद अकाउंटिंग होती है। 15 द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स। तो कैश नकद रकम या गुड्स जो चीज़ें होती हैं सेल करने के लिए। द अमाउंट्स ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कैसे कहते हैं, जो किसी कारोबार का जो मालिक होता है, किसी बिजनेस का जो मालिक, उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। इन ए बिजनेस इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। किसी बिजनेस का मालिक जितना कैश इन्वेस्ट करता है या फिर गुड्स इन्वेस्ट करता है, इज कॉल्ड कैपिटल। तो जब आपके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना, या तो पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर कुछ चीज़ें उस कारोबार में रख लेते हैं, तो उसे कहते हैं कैपिटल। 16 नंबर है, अ पर्सन फ्राम होम क्रेडिट परचेजेस आर मेड। तो ऐसा शख्स फ्राम हो जिससे, अ पर्सन फ्राम हो ऐसा शख्स जिससे क्रेडिट परचेजेस आर मेड, जिससे आप उधार लेते हैं। क्रेडिट परचेज कौन सी होती है, किसी से आप उधार लेते हैं, उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज। इस कार्ड ऐसा शख्स जिससे आप उधार लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। वो आपको उधार दे रहा है ना, जहाँ से आप उधार लेते हैं, इसका मतलब वो आपको उधार दे रहा है। तो जो उधार देता है उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर। जो कोई चीज़ किसी को उधार देता है, उधार देने वाले को कहते हैं क्रेडिटर। आप किसी दुकान के पास जाते हैं, मोहल्ले में किसी दुकान के पास जाते हैं, उसके बाद कोई आप चीज़ परचेज करते हैं उधार के बाद, तो जो दुकानदार होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है। फिर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, MCQ नंबर 17। द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें आपने बेची हैं उनकी प्राइस, और सर्विसेज। तो इसमें 2 तरह की होती हैं गुड्स। आप जैसे कोई पंखे बेच रहा है, कोई वॉशिंग मशीन बेच रहा है, कोई AC एयर कूलर बेच रहा है, AC बेच रहा है। द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे डॉक्टर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी उसकी फ़ीस लेता है ना। कोई हॉस्पिटल है वो क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई वकील है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई टीचर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ों की कीमत, या सर्विसेज, जो चीज़ें बेची हैं या आपने सर्विसेज दी हैं, उसकी जो प्राइस होती है, प्रोवाइडेड बाई ए बिजनेस टू इट्स कस्टमर इस कार्ड। तो जो बिजनेस है वो या तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर वो जो चीज़ें बेचता है उनकी जो प्राइस होती है उसे क्या कहते हैं, इस कार्ड रेवेन्यू। तो जैसे आपको कोई चीज़ बेची है, चीज़ बेच कर आपको जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू। कोई कारोबार होता है, ठीक है, वो कोई चीज़ बेचता है या सर्विसेज बेचता है, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू। 18 अ फॉर्म ऑफ रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन किसे कहते हैं, मुआवजा। जब हम किसी को काम करते हैं तो उसके बदले में मुआवजा लेते हैं ना, पैसे लेते हैं, उसे कहते हैं रेन्यूमरेशन। अ फॉर्म ऑफ रेन्यूमरेशन यानी मुआवजे की ऐसी किस्म, फॉर सर्विसेज के लिए, रेंडर्ड बाई 1% टू अनर, जो एक शख्स दूसरे शख्स को देते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है, वो मकान एक किसी दूसरे शख्स को मकान ख़रीद कर देता है या उसका मकान सेल करवाता है, तो उसकी सर्विसेज होती है ना। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो क्या होता है, अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसी शख्स को मकान लेकर देता है या प्रॉपर्टी लेकर देता है या प्रॉपर्टी खरीद उसकी सेल करवाता है, ठीक है। तो अ फॉर्म रेन्यूमरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाई 1% टू अदर, उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है
जब वो मकान सेल करवाता है तो उसके बदले में कमीशन लेता है, उसे कहते हैं रेनोवेशन। जो रेनोवेशन, ये जो मुआवजा होता है प्रॉपर्टी डीलर का, वो क्या होती है, कमीशन होती है। या और भी मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। 19 इट टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स, एसेट्स कैसे कहते हैं, असासे। एसेट्स क्या होते हैं, असासे। जैसे कोई बिजनेस है, जो बिल्डिंग है उसका असास है, ठीक है, उसमें जो मशीनरी है उसका एसेट है, उसके जो गुड्स हैं वो उसका एसेट है। तो कारोबार के मतलब जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसका एसेट होती हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन एसेट्स या सर्विसेज और अक्वायर्ड में हासिल करना है। जब एसेट हासिल करते हैं या सर्विस हासिल करते हैं, इट टेक्स प्लेस, ये वाक़या होता है, इट टेक्स प्लेस, ये वाक़या होता है व्हेन एसेट्स और सर्विसेज आर अक्वायर्ड। तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो जब एसेट पर, जैसे शुरू में बताया था मैंने, जब कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए आप तो बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, तो बिल्डिंग परचेज़ करने वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। या आप मशीनरी परचेज़ करते हैं, वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद कारोबार को चलाने के लिए आप जो खर्चे करते हो वो क्या आते हैं, एक्सपेंसेस। तो इसकी ऑप्शन डी है, उसका टिक करना है एक्सपेंडिचर। 20 द डिस्काउंट अलाउड बाई होल सेलर। जो होल सेलर होते हैं वो डिस्काउंट देते हैं टू द रिटेलर, रिटेलर को, छोटे दुकानदारों को। जो होल सेलर, बट जो बड़ा दुकानदार है वो होल सेलर, और रिटेलर जो छोटा दुकानदार है वो रिटेलर। एट द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कौन सी होती है, किसी चीज़ के बाद जो प्राइस लिखी होती है, किसी चीज़ के बाद जो प्राइस लिखी होती है उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द डिस्काउंट अलाउड बाई द होल सेलर टू द रिटेलर। जो होल सेलर है वो रिटेलर को जो डिस्काउंट देता है, किसके बाद डिस्काउंट होती है, लिस्ट प्राइस के बाद डिस्काउंट। बिजनेस प्राइस में आने पढ़ेंगे इसका, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जो होल सेलर है वो रिटेलर को जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। 21 है, अ पर्सन टू होम द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। ऐसा शख्स जिसको आप गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं। अ पर्सन टू होम द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, ऐसा शख्स जिसको आप गुड्स, अशिया या सर्विसेज सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार के ऊपर। तो जिसको आप उधार के ऊपर सर्विसेज पर सेल करते हैं इज नोन एज डेटर। ठीक है, आपने किसी को उधार दिया है तो जिससे उधार लिया है वो क्या होगा, डेटर। उधार देने वाला क्रेडिटर होता है और उधार लेने वाला डेटर होता है। अ पर्सन टू होम, जिसको आप गुड्स या चीज़ें उधार के ऊपर बेचते हैं, तो जो उधार आपसे ले रहा है वो क्या होगा, डेटर होगा, यानी उधार लेने वाला डेटर होता है। 22 नेट इनकम इज इक्वल। जो नेट इनकम है वो किसके इक्वल होती है, ऑप्शन डी है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या होता है, कुछ चीज़ें बेचकर, गुड्स या सर्विसेज को बेचकर आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो रेवेन्यू होता है, उसमें से आप माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस खर्चे माइनस कर देते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। तो ये नेट इनकम का फार्मूला है, नेट इनकम इज इक्वल क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी जो पैसा आया, जो पैसा गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी नेट इनकम, कारोबार की, बिजनेस की नेट इनकम होती है। 23 है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कोई भी आप सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, सैलरी देते हैं, कोई भी खर्चा होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है बिजनेस में, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैविंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके दो एस्पेक्ट होते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, आपने कुछ चीज़ सेल की है, ठीक है, तो उसके सेल के बदले में क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे। ठीक है, जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके सेल के बदले में आपने कैश रिसीव किया, तो दो एस्पेक्ट हो गए ना। एक एस्पेक्ट क्या होगा, आपने कोई चीज़ सेल की है, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, आपने उसके बदले में पैसे वसूल किए हैं। तो आप दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने इतने जो फ़ैन है 10 फ़ैन सेल किए हैं। ठीक है, एक उसको आपने रिकॉर्ड करना है, दूसरा 10 फ़ैन करने में मैंने सपोज 50,000 रुपये रिसीव किए हैं, उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग में जब भी आपके ट्रांसलेशन करते हैं
तो उस पर 2 एंट्रीज होती हैं, उसके 2 एंट्रीज होती है, उसको आप 2 जगह पर रिकॉर्ड कर दिया। मिसाल दी है कि आपने 10 पंखे सेल किए हैं, उसको रिकॉर्ड करके 10 पंखे सेल किए हैं, भी कैश रिसीव किया है, कैश रिसीव किया उसके बदले में, उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी डबल एंट्री सिस्टम, यानी हर ट्रांजेक्शन को आप 2 जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है 24। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है? इट इज़ अज्यूम डैट, क्या फ़र्ज करते हैं, बिजनेस विल एग्जिस्ट, के कारोबार बाकी रहेगा फॉर एन इनडेफिनेट टाइम, यानी गैर मुय्यना मुद्दा के लिए, या 10 साल के 15, हमेशा के लिए कह सकते हैं फॉर इनडेफिनेट टाइम। बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड, यानी उसका ख़त्म होने का चांस नहीं है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ख़त्म करने के लिए तो नहीं स्टार्ट करते हैं। आपका जो बिजनेस स्टार्ट कर सके, मगर उसकी क्या इरादा होता है, क्या नीयत होती है कि बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, उसे कहते हैं इनडेफिनेट टाइम या इनडेफिनेट टाइम पीरियड। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए या गैर मुय्यना मुद्दत के लिए चलता रहेगा, उसे क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। नेक्स्ट है 25। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर, कि बिजनेस एंड ओनर या मालक बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। अब जब बिजनेस होता है ना, अकाउंटिंग होती है, उसमें जो बिजनेस है वो एक अलहदा शनाख्त, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, शनाख्त को, शख्सियत को, पर्सन को, किसी चीज़ को। ठीक है, तो बिजनेस एक अलहदा आइडेंटिटी है, उसका जो मालिक है वो एक अलहदा आइडेंटिटी होती है। एक दोनों को आपने एक नहीं समझना, बिजनेस एक अलहदा आइडेंटिटी है, ओनर एक अलहदा आइडेंटिटी है, उसकी बिजनेस की अलहदा हैसियत है, ओनर उसकी अलहदा हैसियत है, दोनों आपने अलग अपनी अलग हैसियत में काम करते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट इसे क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दोनों आ गए, देखिए बिजनेस भी आ गया और एंटिटी भी आ गई, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका ऑप्शन बी को आपने टिक करना है। 26 है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अ रिकॉर्ड इज़ मेड ओनली ऑफ दोज इंफॉर्मेशन, सिर्फ उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हैं डैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स पैसे की शक्ल में, मॉनिटर तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप पैसे की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर आ गया ना, मॉनिटरी टर्म्स आ गया, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसको आपने याद रखा, जब जहाँ पर मॉनिटरी आ जाएगा वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होगा। 27 है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट, एसेट क्या होता है, कारोबार में जो बिल्डिंग होती है या उसकी जो मशीनरी होती है, जो बाकी चीज़ें बड़ी होती है, उसके एसेट होते हैं। एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट ए प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर्ड, तो जिस प्राइस के बाद कोई एसेट आप हासिल करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बिल्डिंग ने परचेज़ किया, उसको उसी प्राइस पर उसने हमने रिकॉर्ड किया है, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, उसकी कॉस्ट पर देते हैं ना आप, जब कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं, एसेट को आप एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, उसके आप कॉस्ट पे करते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। जो एसेट है उसका तल्लुक किसके साथ होता है, कॉस्ट के साथ होता है, तो ये वाला कॉस्ट कंसेप्ट होगा। फिर नेक्स्ट है 28 है, मॉडर्न अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, जो जदीद अकाउंटिंग है, इज़ बेस्ड ऑन, उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है, इसकी ऑप्शन बी है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी दोहरा, डबल एंट्री, जैसे पढ़ा पहले पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन को आप 2 जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरा जो सिस्टम होता है, 2 जगह पर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजेक्शन को। जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है इस बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। 29 अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस, जो कारोबार को चलाने के जो खर्चे होते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर मैच्ड, उन्हें मैच करते हैं विद रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ
टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट, यानी जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू दोनों का मैच करते हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं या जो पैसे आपको आपके पास आए हैं वो ज़्यादा है। टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट क्या होता है, और देखिए जो कारोबार है, जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। तो कैसे आप देखते हैं कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है और ख़र्चे कितने हो रहे हैं। अगर पैसा ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्चे कम है तो प्रॉफिट में है, और रेवेन्यू कम है, खर्चे ज़्यादा, फिर आप नुकसान में है। इसे कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। यहाँ पर मैच आ गया ना, इसे क्या करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट। ऑप्शन ए को ठीक करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट। 30 है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यूज़, यानी कोई चीज़ आप बेचते हैं उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू, या सर्विसेज बेचते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो जब आप चीज़ें बेचते हैं या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं उसकी। तो इसका जो कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज आ जाएगा, क्या कहेंगे आप, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो वो वाला टाइम, जिस टाइम के ऊपर आप चीज़ें बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं, उस वक्त जो आप पैसे रिसीव करते हैं, जो रेवेन्यू रिसीव करते हैं, उसे कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। 31 है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है या कन्वेंशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट या कन्वेंशन, एंटिसिपेट क्या होता है, अंदाज़ा लगाना, पहले से देखना, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। जब कारोबार स्टार्ट करते हैं तो पहले से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, तो प्रॉफिट तो कोई नहीं है लेकिन कोई लॉस हो सकता है, उसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। जैसे कोई कारोबार स्टार्ट करता है तो पहले से वो उस पर बदगुमानी पैदा कर लिया जाता है कि यहाँ से प्रॉफिट नहीं होना है, इस पर लॉस होना है। ठीक है, तो आप कहते हैं इससे ये वाला कंसेप्ट है, पहले से आपकी नीयत जो है उसमें क्या है, शकूक व शुबा आते हैं आपके जहन में कि इस बिजनेस से, या दूसरे लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर इसमें प्रॉफिट नहीं होना है, इस पर लॉस होगा, उसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का होता है तंग नज़री। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, तंग नज़री, कि आप प्रॉफिट स्टार्ट कर, जब आप कोई काम करते हैं फिर सामने आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा। ऐसा नहीं आपका ज़हन होना चाहिए कि इसमें नुकसान होगा, पूरे जोश से काम करना चाहिए। 32 है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन या कंसेप्ट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, आर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कोई अदारा होता है, ठीक है, उसको अदारे की जो स्टेटमेंट होती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी जो माली स्टेटमेंट है, हर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हर साल के बाद, 3 माह के बाद या 6 माह के बाद या साल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर। क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर, यानी आपने वो सारा जो रिकॉर्ड है वो निकाल कर जो यूज़र्स हैं उनके सामने रख देते हैं कि इस साल में हमने इतना कमाया और इतना या इतना लॉस किया, उसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, डिस्क्लोजर का मतलब है किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, यानी वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़ाहिर कर देते हैं टू द यूज़र। 33 अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है, शुड रिमेन अनचेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फ्राम वन पीरियड टू द अदर, एक पीरियड से दूसरे पीरियड, यानी पहले 3 माह से अगले 3 माह, उससे अगले 3 माह, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में कोई तब्दीली नहीं होगी। इससे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, यानी जो परफॉर्मेंस पहले 3 माह में थी वही परफॉर्मेंस अगले 3 माह में है, वही परफॉर्मेंस अगले 3 माह में, या जो परफॉर्मेंस पहले 6 माह में थी वही परफॉर्मेंस अगले 6 माह में है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना। कंसिस्टेंसी किसी परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने से कहते हैं कंसिस्टेंसी। 34 है, ए टाइप ऑफ बिजनेस, ऐसा बिजनेस इन विच ए मर्चेंट
मर्चेंट किसे कहते हैं? जो ट्रेडर होता है, मर्चेंट से कहते हैं। परचेजिंग गुड्स, तो जिस पे जो ट्रेडर वो गुड्स परचेज करता है एंड सेल्स इट इन द सेम पोजीशन, और फिर उसे उसी पोजीशन में सेल कर देता है, इस कार ट्रेडिंग करता है। मैंने जैसे किसी कोई चीज़ परचेज़ किया वैसे सेल कर, जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सूट परचेज़ करते हैं, उसी तरह उसको सेल कर देते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं करते, उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। तो जैसे चीज़ परचेज़ किया उसमें से आपने प्रॉफिट रखा, उसको आगे सेल कर दिया, उस पर कोई तब्दीली नहीं की, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच अ मर्चेंट परचेज गुड एंड सेल्स इट इन द सेम पोजीशन। जैसे उसे कोई चीज़ खरीदी थी उस पर, उस चीज़ पर कोई बगैर तब्दीली की उसको उसे अपना प्रॉफिट रखकर उसे सेल कर दिया, उसे कहते हैं ट्रेडिंग करना। तो ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs से MCQs ही करने हैं हमें। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे इसके शार्ट क्वेश्चन है। इससे पहले देखें, पहले इस पर जो उससे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। ये ट्रू फॉल्स है, ये देखिए ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स अगर पेपर में नहीं आता है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पेपर नहीं आते, पेपर में आपको MCQs आते हैं। तो MCQs के मैंने कोशिश की है कि पूरी तफसील के साथ एक्सप्लेन करूँ। उम्मीद है कि आपको जितने भी MCQs किए हैं उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि माई कंसेप्ट इज़ क्लियर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।